आज हिस्ट्री का 12 क्लास का थर्ड सेमेस्टर का हम लोग सेकेंड वीडियो करने जा रहे हैं। आप लोग जाके फर्स्ट वीडियो पहले देख लीजिएगा, तभी सेकेंड समझ में आएगा। ठीक है। यात्रियों का भारत में आगमन जो विदेश से आए हुए थे, जैसे इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक और बर्नियर, है ना, ये लोग सब बाहर बाहर से आए हुए थे। तो आज हम लोग देखना है हम लोग को कौन सा, क्लास 12 का हिस्ट्री का सेकेंड वीडियो। देखिए वीडियो नंबर है 2। ठीक है। WBCHSC, ये आपका बोर्ड का नाम है, वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ये फुल फॉर्म होता है वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, हिस्ट्री का। देखेंगे पिछले क्लास में हम आप लोग को बता दिए थे, जानते हो कहाँ तक, सामाजिक और आर्थिक जीवन। इससे पहले के क्लास में हम बता दिए थे आप लोग को, ये वाला शायद कब आएगा रे, ये सामाजिक और धार्मिक जीवन। अरे कितना दूर चले गए रे हम, ये यात्रियों की नजर से ये लोग बता दिए थे ना। मार्को पोलो हो गया था ये वाला, देखो मार्को पोलो हो गया था ना, ये वाला ये वाला। ये फोटो तो कम से कम याद रहेगा। मार्को पोलो का टोटली हो चुका था। मार्को पोलो एक प्रसिद्ध इतालवी थे जो इटली से आए हुए थे, यात्री थे, व्यापारी थे, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में भारत की यात्रा का वृत्तांत और दक्षिण भारत का विशेषकर वृत्तांत किया था। ये वाला बताए थे, याद है, रेड कलर का था। मसाले, रत्न, कपड़े और हाथी दांत जैसी यहाँ से व्यापार यहाँ पे करते थे, व्यापारी केंद्र था, यहाँ से लेके जाते थे। आज हम लोग को सेकेंड वीडियो देखना है और ध्यान से देखना है। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का। अब उन्हीं का, मार्को पोलो के द्वारा ही बताया गया इसमें जाति और धार्मिक जीवन है। जाति क्या होती थी इसके अंदर देखना ध्यान से, कि जातियां जो होती थी इसमें बांटा गया था, किस जाति में बांटा गया था। देखो मार्को पोलो निम्न जातियों के साथ वाले दुर्व्यवहार और व्यवस्था के कठोरता को टिप्पणी किए हुए है। धार्मिक जीवन जो था वो दक्षिण भारत में पांड्य साम्राज्य था। इनके समय दक्षिण भारत में पांड्य साम्राज्य था। कौन सा साम्राज्य? पांड्य। हिंदू धर्म का विशेष प्रभाव था। यहाँ हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म को अनुयायी श्रद्धा के साथ अपने अनुष्ठानों का पालन करते थे। यही लोग जो आके अपने किताबों में लिखे थे बढ़िया तरीके से, उसी से हम लोग को बढ़िया से जानकारी मिल जाती है। नहीं तो जानकारी ही नहीं मिलता, है ना। भारत में और किसी की जानकारी नहीं मिलता अगर ये लोग नहीं होते तो। भारत में कौन कौन से साम्राज्य थे, कैसा उसके धर्मों का विशेष था, ये सब हम लोग को जानकारी नहीं मिलता। धार्मिक सहिष्णुता थे, समाज में धार्मिक सहिष्णुता थी, जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रहते थे। धार्मिक उत्सवों में लोगों की बड़ी बड़ी भागीदारी होती थी। आज इसी जगह पे धार्मिक लोग क्या कर रहे हैं, अब लड़ रहे हैं आपस में, है ना। अब पहले कैसे थे वो लोग, सब एक तरफ एक साथ। अच्छा, साहित्य कला और वास्तुकला क्या होती थी, देखो मार्को पोलो ने भारतीय साहित्य कला और वास्तुकला के अद्वितीय और भयावहता पे विस्तार पर वर्णन किया है। उन्होंने भारतीय संस्कृति की समृद्धि और उनके प्राचीनता का सराहना की है। मतलब भारत में साहित्य, कला और वास्तुकला ये सबसे पुराना पुराना है। आर्ट्स एंड कल्चर, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ये सब चीज यहाँ पे भारत में मिलता है। ठीक है। तो भारत की एक जानकारी हम लोग को मिल जाती है यहाँ से, इनके किताब से मिल जाती है, मार्को पोलो की किताब से मिल जाती है। ठीक है। उसके साथ साथ साहित्य क्या है, देखो निष्कर्ष इसका निकलता है कि साहित्य, उन्होंने देखा कि भारतीय विद्वान विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान मतलब एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, हाँ, ज्योग्राफी ऑनर्स, यहाँ के आदमी लोग सब कुछ किया है। ज्योग्राफी ऑनर्स भी किया है, विज्ञान में भी बहुत ज्यादा है, गणित में भी आगे है। ठीक है। जैसे हम लोग के अगर आधुनिक वैज्ञानिक अगर देखा जाए तो गणित में रामानुजन साहब, है ना। और अगर साइंटिस्ट का देख लिया जाए तो आधुनिक में APJ अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, सब खतरनाक खतरनाक साइंटिस्ट थे। तो इन लोगों ने, ये लोग अपने समय में, जिस समय में ये लोग आए हुए थे, उस समय भी देख रहे थे कि विज्ञान क्या है, यहाँ पर सबसे फेमस फेमस है विज्ञान का नाम उस समय भी था। साथ साथ धातु शिल्प, आभूषण निर्माण, वस्त्र बुनाई में भारतीय कारीगरों की कुशलता की प्रशंसा की है। अरे तुम अभी प्रशंसा कर रहा है मार्को पोलो, ये कब का, हम लोग का सिंधु सभ्यता का समय का था। सिंधु सभ्यता से धातु शिल्प में था, आभूषण निर्माण में करने में आगे था, वस्त्र बुनाई में आगे था, कहाँ से आगे नहीं था भारत। ठीक है। मार्को पोलो आया और अच्छे तरीके से बताया, दक्षिण भारत में और मंदिरों की विविधता को दिखाया, नक्शा अधिकारी को दिखाया, स्तंभों को दिखाया, अनूठी स्थापत्य कला को दिखाया।
मार्को पोलो के वृत्तांत में यूरोपीय समाज में भारतीय सभ्यता के वैभव से परिचित कराया है। देखो, मार्को पोलो ने वृत्तांतों ने यूरोपीय समाज, यूरोपीय जैसा समाज था उसमें भारतीय सभ्यता के वैभव से परिचित कराया है। ठीक है, ये बात होता है। इसके साथ साथ अब याद देखना है हम लोग को इब्न बतूता। तो इब्न बतूता यही थे इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता कब से कब तक, 1304 से लेकर 1369 तक इब्न बतूता थे। इब्न बतूता के मोरक्को के एक प्रसिद्ध यात्री विद्वान थे। कहाँ के थे? मोरक्को, याद रखना है। जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। वह 1313 ईस्वी में दिल्ली आए और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, और दरबार में आके न्यायाधीश यानी काजी के रूप में सेवा की है। न्यायाधीश के रूप में सेवा की है कौन? इब्न बतूता। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? रिहला। पुस्तक का नाम रिहला, याद रखना है। ये आए हुए थे इब्न बतूता। अभी इसमें एमसीक्यू रहेगा, अगर आंसर नहीं दे पाया ना, पक्का बोल रहे यहाँ से मार के उसके बाद निकालेंगे तुमको यहाँ से, बता दे रहे। ठीक है, जिनका भी इसमें दिमाग नहीं है अभी इसमें एमसीक्यू आएगा। अब पक्का बोल रहे हैं यहाँ से निकाल देंगे हम। एक जन को पढ़ाएंगे लेकिन ठीक से पढ़ाएंगे, नाम अपना बिगाड़ना नहीं चाहेंगे हम, बता दे रहे हैं हम। ठीक है, तुम लोग का जितना सुताई है ना यहाँ पर सारा निकाल देंगे। जो बिगाड़ना होगा बाहर बिगाड़ लेना, जितना मन करे, जिसको बुलाना होगा बुला लेना। समझ में आ जा रहा? लेकिन पढ़ाई के बीच में अगर तुम लोग सुताई उताई किया ना, हम सूत देंगे एकदम बढ़िया से, समझ लेना। अभी पूछेंगे सारा क्वेश्चन इसमें, अभी जो जो पढ़ा रहे सारा का क्वेश्चन रहेगा अभी हमसे, देख लेना तुम लोग। इब्न बतूता आए हुए थे 1304 में, और ये 1369 ईस्वी में यहाँ से गए थे। ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, 1333 ईस्वी में आए हुए थे, दिल्ली में आए हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक का उस समय शासनकाल चल रहा था, यानी उस समय वंश जो चल रहा था वो तुगलक वंश चल रहा था। तुगलक ने इसको दरबार में न्यायाधीश के नाम के रूप से सेवा किया था, और यहाँ पे इसकी वृत्तांत का, यात्रा वृत्तांत का नाम है रिहला, याद रखना। इसी तरीके से आए हुए थे रिहला। ये रिहला में ऐसे एक छवि बनाया हुआ है, इमेज बनाया हुआ है। ठीक है, रिहला नामक पुस्तक में। क्या रियला इस जिस समय ये आया होगा 14वीं शताब्दी में, बस गधा कहीं का है। 1333 में आया था, देख नहीं रहा है, दिल्ली ईस्वी में। ये 1304 से लेकर 1370 तक, लगभग 69-70 तक यहाँ पे थे भारत में। हाँ, जैसे तुम बोलेगा तुम्हारा जन्म हुआ 2001 में मान लो, ठीक है, तो 2026 तक अभी तक तुम है, और भी दिन रहेगा। तो जब तक रहेगा वहां से दिन, ये डेट ऑफ बर्थ कब बोला, जो वहां पे लिखा रहेगा जन्म, अगर जन्म लिखा रहता ना तो जन्म लिखा रहता है ऐसे। लेकिन ये लोग तो यात्री है, हम लोग को जन्म से क्या मतलब है? जब तक यहाँ पे थे उससे मतलब है। इतिहास को कब से मतलब है? जब से ये लोग थे यहाँ पर। इतिहास को इससे मतलब नहीं कि आपके जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इससे मतलब नहीं है। इतिहास को ये मतलब है आप यहाँ पे रह के किए क्या। तो इन लोगों ने इब्न बतूता तुगलक के बारे में बढ़िया तरीके से लिखा है, भारत की संस्कृतियों के बारे में लिखा है, भारत के वास्तुकलाओं के बारे में लिखा है, शिलाखंडों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, उस समय देश में कैसी अराजकता थी उसके बारे में लिखा है। जैसे आप अभी अराजकता देख रहे हो देश में, किस चीज की? एलपीजी गैस का। आप लोग मान लो विदेश से आए हुए हो तो आपको एक स्पेशल वैल्यू दिया जाएगा, है ना, क्योंकि विदेशी हो आप। तो इसलिए ये भी लोग विदेश से आते थे तो राजा महाराजा लोग इन लोग को स्पेशल वैल्यू देते थे। ठीक है, तो ये लोग अपनी पुस्तक में वैसे लिखते थे। ये लोग बहुत ही मतलब लिखावट में, उसके बाद चित्रकलाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट थे ये लोग, बहुत ही अच्छे लिखते थे और चित्रकला भी बनाते थे। तो देश के अंदर रहकर इतिहास में और कैसे नाम हो सकता है, ये सब काम करते थे ये लोग। ठीक है, इसलिए उसका डेट लिखा हुआ है, जन्म का डेट नहीं लिखा हुआ है। प्रशासनिक संरचना क्या थी? इब्न बतूता दिल्ली सल्तनत के जटिल और अद्वितीय शासन व्यवस्था का वर्णन किया था। केंद्रीकृत शासन था, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट था। इसमें शासन अधिकृत केंद्रित था, जहां पे सुल्तान के पास सर्वोच्च शक्ति होता था। मतलब कि राजा को राजा ना कहकर दिल्ली सल्तनत में हम लोग क्या कहते थे? सुल्तान कहते थे। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक राजा ना होकर क्या कहलाता था? सुल्तान। बाकी हिंदू लोग क्या कहलाते थे? राजा कहलाते थे। तो ये भी तो जानकारी मिली इसके किताब से, रियला के किताब से। अच्छा, न्यायिक प्रणाली कैसा था? जुडिशरी सिस्टम, जैसे आज भी जुडिशियल सिस्टम है ना, जुडिशरी कैसा है, न्याय कैसा होता है? तो न्यायिक निर्णय सरिया होता था, यानी कि इस्लामिक कानून होता था। देखो, इस्लामिक कानून को क्या कहते हैं? सरिया कहते हैं। ठीक है, इसकी जानकारी मिली। और इसी आधार, देखो कभी कभी
आपके टीवी चैनल में दिखाता है, जो न्यूज एंकर लोग होते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे कौन सा कानून लागू होना चाहिए, तो बोलता है सरिया कानून लागू होना चाहिए, या फिर भारत का संविधान के कानून लागू होना चाहिए। ठीक है, तो सरिया कानून का मतलब क्या है? इस्लामिक कानून। तो सरिया सरिया कभी कभी सुनाई देता है, तो उसका मतलब क्या है? इस्लामिक कानून, ये होता है। इब्न बतूता के समाज में अपराध नियंत्रण के लिए दी जाने वाली कड़ी सजाओं का उल्लेख किया गया है। सेना और प्रशासन भी इसके समय में होता था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, क्योंकि ये आए थे कब? मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे। तो तुगलक के बारे में ना लिखेंगे? कैसा कैसा चीज है उनके। सेना और प्रशासन बहुत ही खतरनाक होती थी। सल्तनत की सेना शक्तिशाली संगठित थी, जिसमें घुड़सवार होते थे, पैदल सैनिक होते थे, शामिल होते थे, तीरंदाज होते थे, हाथी पर बैठने वाले सैनिक होते थे, पैदल सैनिक होते थे। ठीक है, फिर दाग प्रथा चालू कराया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, जैसे घोड़ों को दाग देना, ताकि ये मेरा घोड़ा है, किसी को और कुछ मतलब कि दूसरा नहीं। एगो सीख टाइप का होता था, बड़ा सा एगो स्टैम्प टाइप का, और स्टैम्प को जलाकर और उसमें उसका छवि लगा रहता था। किसमें? वो जो स्टैम्प था, उस स्टैम्प में उसका इमेज रहता था, किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। और लेके उसको घोड़ा पे दाग देता था, बोलता था कि ये हमारा घोड़ा है। कहीं दूसरे जगह पे अगर चला गया तो घोड़ा का पहचान आ जाएगा कि ये इवन किसका है? मोहम्मद बिन तुगलक का घोड़ा है, इसको कोई ना छूना, ये मोहम्मद बिन तुगलक की सेना का घोड़ा है, इसको कोई ना छूना। ठीक है, तो दाग प्रथा, हुलिया प्रथा, ये सब लेके आया हुआ था। दाग प्रथा और हुलिया, तो घोड़ों पे दाग लगाना क्या कहलाता था? दाग प्रथा। और हुलिया मतलब सैनिकों की हुलिया कैसे होनी चाहिए, मतलब उनका शरीर वस्त्र कैसा होना चाहिए, ऐसा होता था, तो उसको हुलिया प्रथा कहते थे। दाग और हुलिया प्रथा। ठीक है, ये भी इसके बारे में बताया गया है। तो घुड़सवार और पैदल सैनिक, शक्ति दी थी, लेकिन उन पर नियंत्रण भी रखा जाता था। प्रांतों पर शासन होता था, एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी था। इसमें क्या होते थे? प्रांतीय गवर्नर बैठते थे, जिसको क्या कहा जाता था? सूबेदार। सूबेदार कहा जाता था। ठीक है, प्रांतीय गवर्नर प्रांत में होते थे। देखो आर्थिक जीवन कैसा होता था। इब्न बतूता ने भारत के आर्थिक समृद्धि का, व्यापार और कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था के विस्तार पर प्रशंसा किया है। यानी कि जो भी कुछ कर लो, जो भी आप 5 गो नाम पढ़े अभी, जो भी अभी आप 5 गो नाम पढ़े, एक मिनट एक मिनट, अभी टाइम नहीं हुआ है बाबू, उस साइड बैठो। जो भी अभी आप 5 गो नाम पढ़े, जैसे इब्न बतूता, और इब्न बतूता हो गए, उसके बाद बर्नियर पढ़ लिए, मार्को पोलो पढ़ लिए। इन लोग सब में एक चीज कॉमन मिलेगा, जब आर्थिक जीवन आएगा तो एक चीज कॉमन, क्या चीज होगा? वो कृषि। सब लोगों ने अपनी व्यवस्था में, भारत की व्यवस्था में सब हमेशा क्या बोला है? कि कृषि। इसीलिए हम लोग का प्रथम जो कृषि व्यवस्था है, वही सबसे पहला अर्थव्यवस्था है। यानी कि कृषि के ऊपर भारत आधारित है सबसे पहला। ठीक है, उसके बाद वो प्रथम सेक्टर है हम लोग का, कृषि पर आधारित। ठीक है, ये आपका काम कर जाएगा इकोनॉमिक्स में भी, कि प्रथम सेक्टर में कौन आता है? कृषि पर आधारित भारत है। ठीक है, मतलब इसी अर्थव्यवस्था पर, कृषि के ऊपर तो सब डिपेंडेबल है। कृषि अगर बंद हो जाए तो खाने खाने को तरसने लगे यहाँ पर लोग। ठीक है, अच्छा, एग्रीकल्चर में क्या होता था? कृषि में भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। किसान चावल, गेहूं, गन्ना, कपास जैसी फसलें करता था। सिंचाई के लिए कुआं और नहरों का उपाय करता था, उपयोग करता था। ठीक है, और मतलब वहां से पानी लाने के लिए नहरों का उपयोग करते थे। अच्छा, व्यापार किस किस चीजों का होता था? देखो, व्यापार में, आर्थिक जीवन में, कृषि में, ये तीनों चीजों में आपके तीनों चीजें कॉमन मिलेंगी। जैसे कृषि मिलेगा कॉमन, सब में पांचों में। कुछ भी आपको अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है, कृषि अगर दिखाई दे रहा है तो कृषि मार देना, अगर आर्थिक जीवन के बारे में बताएगा तो। ठीक है, बोलेगा मार्को पोलो के अनुसार आर्थिक जीवन भारतीयों का कैसा होता था, किसके ऊपर निर्धारित था? तो किसके ऊपर? कृषि के ऊपर निर्धारित था। बात खत्म। चाहे मार्को पोलो दे, चाहे इब्न बतूता दे, चाहे कोई भी, आर्थिक जीवन के बारे में पूछा, क्या मार के आ जाना? कृषि, एकदम सही हो जाएगा। अच्छा, गन्ना और कपास जैसी फसलें होती थी। उसके बाद मसालों का, सूती कपड़ों का और नील की मांग यूरोप और एशिया के बाजारों में बहुत अधिक था। यानी कि भारत में नील का खेती उस समय से हो रहा था, और अंग्रेज जब तक आए तब तक हो रहा था नील की खेती। और जहां पे नील की खेती हो जाती है, वहां पे 5 साल तक जमीनें बंजर हो जाती हैं, जब तक कि उसके ऊपर कोई अलग खेती ना किया जाए। खाली नील की खेती के कारण बंजर हो जाती है, उसका उर्वरा शक्ति खत्म हो जाता है। मिट्टी की भी एक एनर्जी होती है, उर्वरा शक्ति होती है, वो खत्म हो जाती है। अच्छा, शिल्प और उद्योग क्या बनाए थे? वस्त्र निर्माण में निपुण थे ये लोग। यहाँ के बने वस्त्रों को ख्याति विदेशों तक फैली हुई थी। यहाँ पे जो भारत में वस्त्र बनाए थे, जैसे कॉटन, कॉटन जो था ना, वो विदेशों तक फैला हुआ था। मतलब यहाँ भारत से क्या क्या जाते थे? चाय जाता था, मसाला जाता था, नील जाता था, उसके बाद साथ कॉटन, जो कपास होता है ना, कपास, ये भी जाता था।
मसाले जाते थे, मसाला में बड़ी इलायची जाती थी, और वो मिर्चा मिर्चा जो बड़ा सा भरल मिर्चा नहीं होता वो सब जाता था यहाँ से। यही सब तो व्यापार करते करते देखते देखते वास्को डी गामा आ गया भारत में 1498 में, आया ना कालीकट में, ठीक है, पिछले सेमेस्टर में पढ़े थे ना। सामाजिक और धार्मिक जीवन कैसा था, जाति व्यवस्था कैसी थी, समाज जाति व्यवस्था पर आधारित था। यहाँ व्यक्ति की स्थिति उसके जन्म और पेशे पे निर्धारित होती थी। ब्राह्मण का स्थान क्या होता था, सबसे सर्वोच्च। आपको बताए थे, एगो ऐसे त्रिभुज डाल के बताए थे ना कि सबसे ऊपर में कौन होते थे, ब्राह्मण, उसके नीचे कौन होते थे, क्षत्रिय होते थे, उसके नीचे वैश्य होते थे, और उसके बाद शूद्र होते थे। सबसे निचले में कौन होता था, शूद्र होता था, ये भी बताए थे। अच्छा, धार्मिक जीवन में क्या क्या था, देखो इससे पहले जितना भी पढ़े उसमें कोई भी इस्लाम धर्म के बारे में लिखा था नहीं। यानी कि 1333 के पहले जब भारत में आक्रमण हुआ, 1206 में किसकी मृत्यु हो गई, 1206 में पता है, पृथ्वीराज चौहान के साथ किसका लड़ाई हुआ था, मोहम्मद गौरी का। तो 1206 में जब मोहम्मद गौरी का मृत्यु हो गया ना, उसके बाद से देश में इस्लाम धर्म का पूरा प्रचलन चालू हो गया था, 1206 के बाद, ठीक है। इसलिए इब्न बतूता ने देखा कि इस बार जिस समय में हम आए हुए हैं 1333 में, इस समय में मोहम्मद बिन तुगलक एक इस्लामिक कंट्री से आया हुआ था, और वो किसको फॉलो करता था, इस्लाम को फॉलो करता था। इसलिए इसने अपने पुस्तक में इस्लाम का नाम लिया है, ठीक है। इस्लाम और हिंदू धर्म की मान्यताओं का वर्णन किया गया था। उन्होंने देखा कि समाज में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, अपने अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं। हिंदू धर्म अपना, इस्लाम धर्म अपना। तो धार्मिक सहिष्णुता भी थी, रिलीजियस टॉलरेंस भी थे। उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख किया, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दी गई थी। इनके वजह से, नहीं तो मोहम्मद बिन तुगलक केवल इस्लाम 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 केवल करना चाहता था। ये जब बोला कि सबको ही अपना अपना धर्म के अनुसार चले तो ठीक रहेगा, नहीं तो दूसरे धर्म के बीच में अगर घुसेगा तो वो मार काट देगा, ठीक है। इसलिए दूसरे धर्म के लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। आप अपने धर्म में अपने खुश रहिए, उनको अपने धर्मों में खुश होना नहीं दीजिए, ठीक है। साहित्य और कला में इनके प्रशासनिक और महत्वपूर्ण स्थान थे। कला और शिल्प में इसका उच्च स्तर पर निपुणता थी। इसका वास्तुकला में मस्जिद बनाए जाते थे, जामा मस्जिद जैसी भव्य इमारतों का प्रशंसा किया गया था। कुतुब मीनार बनाया गया था। कुतुब मीनार किसकी याद में बनाया गया था, कुतुब मीनार किसकी याद में, याद करिए, हाँ, मुमताज की याद में। मुमताज की याद में ताजमहल बनाया गया था। कुतुब मीनार किसके नाम पे, बख्तियार काकी के नाम पे, ठीक है। बख्तियार काकी किसका गुरु था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु था, समझ में आया। कुतुबुद्दीन ऐबक पिछले ही सेमेस्टर में पढ़ाए थे अभी। कुतुब मीनार जैसे वास्तुकलाएं दिखाई देती है। बख्तियार काकी की याद में किसने बनवाया था, कुतुब मीनार किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। स्थापत्य शिला का इंडो इस्लामिक कला का बेहतरीन उदाहरण मिलता है ये कुतुबुद्दीन। विजयनगर साम्राज्य में कौन आते हैं, अब्दुल रज्जाक का विवरण मिलता है। अब्दुल रज्जाक का भी सेम उसी तरह है, राजा का सर्वोच्च होते थे राजा, और जो ब्राह्मण होते थे तो उनका तो और कठिन, बहुत खतरनाक होता था। तो अब्दुल रज्जाक जो थे वो 1413 से लेके 1482 तक थे यहाँ पर। इनका जन्म नहीं दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे थे अब्दुल रज्जाक, ठीक है। इन्होंने प्रांतों के प्रशासन में नायक और सूबेदार के हाथ में था। वे राजा के प्रति वफादार होते थे और समय समय पर राजधानी को रिपोर्ट करते थे। सेना और सुरक्षा होती थी, घुड़सवार, पैदल सैनिक, हाथी पे शामिल सैनिक, ठीक है। विशाल सेना होती थी किसके पास, विजयनगर साम्राज्य में। तो यानी ये साउथ साइड में आए हुए थे और विजयनगर साम्राज्य पे आए थे, जो हरियर और बुक्का के द्वारा बसाया गया था। इसके साथ साथ कृषि जो थे ये भूमि पे, देखो चावल, गेहूं, गन्ना, मसाले, ठीक है, नाम कॉमन मिला ना, मसाले। मसाले, कपड़े, रत्न और हाथी दांत इनके समय में। मध्य एशिया, अरब और यूरोप के साथ व्यापार होता था भारत में। 1400 के समय में मध्य एशिया, अरब और यूरोप के साथ व्यापार होता था। शिल्प उद्योग में धातु शिल्प होता था, धातु जैसे कॉपर वगैरह बन गया, तांबा बन गया ना, वो सब धातु। और वस्त्र निर्माण में, आभूषण निर्माण में गुणवत्ता थी यहाँ पर लोगों की। समाज और धार्मिक जीवन में जाति व्यवस्था थी। जाति में शिल्पकार, किसान, व्यापारी अपने क्षेत्रों में कुशल थे। ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा स्थान था, और आज ब्राह्मण लोग अपने स्थान को खुदे गिरा दिया है, एसटी एससी ओबीसी बना के, ठीक है। ब्राह्मणों का स्थान तो उसी समय से बहुत ऊंचा था।
धार्मिक जीवन जो है, विजयनगर हिंदू धर्म का प्रमुख केंद्र था, जहां भव्य मंदिर और नियमित पूरा पूजा अर्चना होती रहती थी। धार्मिक सहिष्णुता होते थे। जैन धर्म और इस्लाम के अनुयायियों को भी अपने धर्म का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता थी। यानी कि विजयनगर साम्राज्य पूरा हिंदू केंद्र था वहां पर, लेकिन वहां पर कुछ कुछ लोग इस्लाम धर्म के भी थे और जैन धर्म के थे, तो उनको कुछ भी नहीं बोला जाता था, वो अपने धर्म के अनुसार चलते थे। ठीक है, जैसे उत्तर भारत में केवल किसका था विस्तार, इस्लाम धर्म का था, लेकिन हिंदू धर्म भी तो था, लेकिन उन लोग को अपने हिसाब से चलने देते थे। इसमें देखो संस्कृतिक और तेलुगु भाषा में महत्वपूर्ण साहित्य मिला था, क्योंकि ये साउथ साइड में था। विजयनगर साम्राज्य कहाँ मिलता है, साउथ साइड में मिलता है। अकॉर्डिंग टू अब्दुल रज्जाक, विच किंग रूल्ड विजयनगर, अब्दुल रज्जाक के अनुसार विजयनगर पर किस राजा का शासन था? देवराय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, देवराय तृतीय, देवराय कौन, हरिहर, किसका था? तो देवराय द्वितीय का था। ठीक है, देवराय द्वितीय। देखो एमसीक्यू यहाँ से चालू हो जाता है। दरबारी संस्कृत राजा खुद साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियों में रखते थे। विद्वानों और कवियों को दरबार में सम्मिलित किया जाता था। ये आपके अब्दुल रज्जाक से क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द अब्दुल रज्जाक, विच किंग रूल्ड विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य में किसने सबसे ज्यादा दिनों तक शासन किया था? वो कौन थे? कृष्ण देवराय, ठीक है, द्वितीय, इनका पूरा नाम था देवराय द्वितीय। उसके साथ साथ प्रांतीय गवर्नर को क्या कहा जाता था? मंत्री, सेनापति, नायक सूबेदार या सामंत? क्या कहा जाता था? नायक सूबेदार। ठीक है, अभी पढ़ा है नायक सूबेदार उधर पे था। अच्छा, इसका बताओ, काल में किस भाषा का विकास हुआ था? इस काल में मतलब कि जो ये काल चल रहा था, किसका? अब्दुल रज्जाक का। इस समय किसका भाषा का सबसे ज्यादा विकास हुआ था? कौन सा? संस्कृत और तेलुगु। यही बता, देखो वहां पे लिखा हुआ है संस्कृत और तेलुगु। मतलब इसको पढ़ लिया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा धड़ाक से? मुगल साम्राज्य में फ्रांकोइस विनियर का विवरण है। फ्रांकोइस वर्नियर एवं ये फ्रांसीसी चिकित्सक थे। कौन थे? फ्रांसीसी चिकित्सक। ये देखो 1620 से लेकर 1688 तक रहे हुए हैं। ठीक है, 1620 से लेकर 1688। जो किसका समय काल चल रहा था? शाहजहां और औरंगजेब का। इसलिए मुगल साम्राज्य में रहने वाले जो विदेश से आने वाले लोग थे, वो कौन थे मुगल साम्राज्य में? फ्रांकोइस बर्नियर। ठीक है, एक्चुअली में इसको ना, इसका तबीयत खराब हो गया था शाहजहां का, तो इसको ठीक करने के लिए किसको भेजा गया था? अंग्रेजों की ओर से बर्नियर को भेजा गया था। ठीक है, शासनकाल के दौरान ये भारत में दौरा किया था 17वीं शताब्दी में। यही है फ्रांकोइस बर्नियर। तीन जन है, बीच में रखा गया उसको, बीच में है। अब सम्राट का केंद्रीकरण यहाँ पर है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। ठीक है, मुगल प्रशासन में सम्राट सर्वोच्च होते थे, ये बोलता था। मुगल प्रशासन जो बनते थे उस समय सम्राट सबसे उच्च होते थे, ना कि राजा, ना कि सुल्तान। सुल्तान तो किसमें होते थे? दिल्ली सल्तनत में। और राजा किसमें होते थे? उससे पहले जो हिंदू राजा लोग होते थे उसका। अब विजयनगर साम्राज्य में क्या होते थे? राजा होते थे। वैसे ही लेकिन मुगल साम्राज्य में अपने आप को वो क्या करते थे? सम्राट कहते थे। सम्राट का सर्वोच्च स्थान होता था, सभी निर्णय उसी के निर्देश पे, उसका आदेश अंतिम होता था। मनसबदारी प्रणाली चालू किया गया था। यह मुगल प्रशासन की रीढ़ की थी, हड्डी थी। यह सम्राट अधिकारियों को रैंक यानी मनसब देता था। उनका कर्तव्य सम्राट के आदेशों का पालन करना होता था और सेना को तैयार करना होता था। ये होता था मनसबदारी व्यवस्था में, ये चालू की गई थी। अच्छा, न्यायिक और वित्तीय व्यवस्था भी थी। पैसा, न्याय, इस्लामिक कानून वहां पे सबसे ज्यादा था, सरिया। और न्याय प्रणाली शाही दरबार के अधीन थी और सरिया का पालन किया जाना था। भू राजस्व जो होते थे, लैंड रिवेन्यू, ये आय का मुख्य स्रोत होता था। मतलब जो लोग अपने घर पे भी रहते हैं या फिर उनकी जमीनें बहुत ज्यादा है, तो वो राजा को क्या देगा? टैक्स देगा। ठीक है, सुल्तान को टैक्स देगा। और भी है, आर्थिक जीवन है, ऐसे करके बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आज इतना दूर तक रहने देते हैं। कहाँ तक पढ़े आप? बर्नियर तक। बर्नियर और भी है, उसके बाद एमसीक्यू है बहुत सारा। ठीक है, एमसीक्यू एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। और वीडियो में ये वाला खत्म कर देंगे।